समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज एक अलग विषय लेकर। विषय है हमारे साथी कॉमरेड लेनिन की जन्म जयंती के अवसर पर उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। साथियों, साम्यवाद के अप्रतिम योद्धा कॉमरेड लेनिन, जिन्होंने इस युद्ध को साकार किया जीत कर और समाजवाद की स्थापना की, इसके विषय में हमारे साथी सुखरंजन नंदी आपके सामने विशेष रूप से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज 22 अप्रैल है, लेनिन की जयंती मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। सोवियत संघ के अंदर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में ही दुनिया में सबसे पहले सर्वहारा क्रांति, या जिसको आप बोल सकते हैं समाजवादी क्रांति, यानी शोषण विहीन एक समाज की स्थापना हुई थी। और जब ये एक धारणा था, जो समाजवादी क्रांति करना चाह रहे थे, मजदूरों का राज कायम करना चाह रहे थे, उनमें ये एक धारणा था कि दुनिया में मजदूरों का राज शायद सबसे पहले उसी जगह पे आएगा जहाँ पे पूंजीवाद बहुत विकसित है, जहाँ पे जनवाद बहुत विकसित है। उसी देश में सबसे पहले मजदूरों की क्रांति होगी या समाजवाद कायम होगा। लेकिन लेनिन ने रसिया के अंदर समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करके यह साबित किया कि वो जो समझदारी थी वो समझदारी सही नहीं थी। और मार्क्सवाद एक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब यह नहीं होता, वो जड़ सूत्रवाद नहीं हो सकता है। विज्ञान को समृद्ध किया जा सकता है, और मार्क्सवाद को लेनिन ने समृद्ध किया और ये बताया कि साम्राज्यवाद के सबसे जो कमजोर कड़ी है, उस कड़ी में अगर हमला करके हम समाजवाद कायम कर सकते हैं। और इसीलिए सोवियत संघ में दुनिया में सबसे पहले समाजवाद कायम हुआ था। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है या उसका जो इज्म है, जिसको हम मार्क्सवाद के नाम पे जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपनी लेखनी में पूंजीवाद का जिक्र किया, उपनिवेशवाद का भी जिक्र किया है। 1853 में कार्ल मार्क्स ने भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपनिवेशवादी शोषण हो रहा था, उस शोषण का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहीं पे भी साम्राज्यवाद का कोई उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स के समय साम्राज्यवाद का उस रूप में उदय नहीं हुआ था। और सबसे पहले लेनिन ने ही साम्राज्यवाद को परिभाषित किया है, और साम्राज्यवाद की जो विशेषता है उस विशेषता को उन्होंने चिन्हित किया है। और साम्राज्यवादी किस तरीके से वो अपनी पूंजी को, अपने मुनाफा को, संपत्ति को किस तरीके से केंद्रीकृत करता है, किस तरीके से अपने बाजार को बंटवारा के लिए वो पूरे दुनिया में युद्ध को छेड़ता है, जंग छेड़ता है, और किस तरीके से वो उस समय की जो पराधीन देश थे या जो गुलाम जो देश थे, उन देशों की जनता के ऊपर कैसे शोषण करता है, इस बात का खुलासा लेनिन ने किया है। और उन्होंने बताया कि ये जो साम्राज्यवाद का चरित्र है, इस चरित्र के कारण दुनिया के अंदर पूंजी और मजदूरों के जो अंतर्द्वंद है, वो अंतर्द्वंद और बढ़ेंगे। दुनिया के अंदर तीसरी जो पराधीन देश है, उस देश की जनता के साथ साम्राज्यवाद के लड़ाई, अंतर्द्वंद और तीखा होंगे। और साम्राज्यवादी देश क्योंकि बाजारों को कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं, इसलिए साम्राज्यवादी देश की जो आपसी जो टकराहट है, उस टकराहट भी और ज्यादा तीखा होगा। तो ये जो लेनिन की जो साम्राज्यवाद के बारे में ये जो परिभाषा है, हम आज अगर देखेंगे कि साम्राज्यवाद की चरित्र है, हम देख सकते हैं पूरे दुनिया के अंदर
कि साम्राज्यवाद किस तरीके से पूंजी का केंद्रीकरण करता है, किस तरीके से वो पूरे दुनिया में अपनी बाजार को कब्जा करने के लिए, किस तरीके से अपनी दादागिरी, अपनी आधिपत्य कायम करने के लिए काम करता है, और किस तरीके से वो जो तीसरी दुनिया के देश है जो आजादी अभी हासिल किए हैं और विकसित होने के प्रक्रिया में है, ऐसे तीसरी दुनिया के देशों में वो किस तरीके से अपने शोषण और अपने दबाव कायम करके उनको लूटने का काम करता है। ये मोबाइल फोन आने के पहले हम जानते थे कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे कारखाने में जो उत्पादन होते थे वो कारखाने अब बंद हो। जैसे एक मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो उसी मोबाइल फोन में आपके कैलेंडर मिल जाएंगे, उसी मोबाइल फोन में आपके कैलकुलेटर मिल जाएंगे, उसी मोबाइल फोन में आपको टॉर्च लाइट मिल जाएंगे, उसी मोबाइल में आपको घड़ी मिल जाएंगे, उसी मोबाइल फोन में आपको कैमरा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ गए। और आप देखोगे ये जो मोबाइल फोन आने के बाद ये जो घड़ी के उद्योग है, जो टॉर्च के उद्योग है, जो कैलकुलेटर के उद्योग है, आपके कैमरा के उद्योग है, ये उद्योग पूरी तरीके से लगभग तबाह होने के कगार पे हैं। हमारे देश में पोस्ट एंड टेलीग्राम बोल के एक डिपार्टमेंट होता था जिसमें पोस्ट के माध्यम से चिट्ठी की लेन देन होती थी, टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत अपनी सूचना को जानकारी को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। लेकिन ये जो मोबाइल आने के बाद जो एसएमएस चालू हुआ है, उस एसएमएस चालू होने के बाद हमारे देश के अंदर जो टेलीग्राम मतलब जो मोबाइल फोन में आप जो ऐप यूज करते हो उस टेलीग्राम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो वो टेलीग्राम जो डिपार्टमेंट था वो टेलीग्राम डिपार्टमेंट बंद हो गया है। जो एसटीडी बूथ हुआ करते थे, टेलीफोन था मोबाइल आने के पहले, उस एसटीडी बूथ में जो लोग रोजगार करते थे, बहुत परिवार पलते थे एसटीडी बूथ से, अब वो एसटीडी बंद हो गया, टेलीफोन बंद हो गया है। तो इस तरीके से ये जो पूंजी का केंद्रीकरण सिर्फ अब मोबाइल फोन उत्पादन करने वाले कुछ कंपनी के पास पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, वो मुनाफा को बटोर रहे हैं, और बाकी जितने कंपनियां थे, जो टॉर्च बनाने वाले कंपनी थे, जो कैमरा बनाने वाले कंपनी थे, कैमरा के साथ साथ कैमरा के लिए जो स्टूडियो चलाते थे, स्टूडियो के लिए जो रील की तैयारी करते थे कैमरा के लिए, वो सब कंपनी आज के तारीख में आउटडेटेड हो गए। ये वो सब कंपनी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, और उस कंपनी के अंदर जो मजदूर काम करते थे वो मजदूर भी आज बेरोजगारों के कतार में खड़े हैं। तो ये जो साम्राज्यवाद का चरित्र है कि वो पूंजी को केंद्रीकृत करता है, मतलब अब सिर्फ कुछ मोबाइल फोन बनाने वाले कंपनी मुनाफा बटोर रहे हैं, मुनाफा बटोर के वो अपने पास ही उस मुनाफा को रख रहे हैं। ये एक कैरेक्टर है साम्राज्यवाद का जो लेनिन ने चिन्हित किया था। दूसरा जो कैरेक्टर है वो वित्तीय पूंजी की एक चरित्र है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर जो वित्तीय पूंजी है, जो बैंक की पूंजी है, उस बैंक का निजीकरण हो रहा है, निजी पूंजीपति उस बैंक से कर्ज ले रहे हैं, और ये जो आपके उद्योग के पूंजी और ये जो वित्तीय पूंजी है दोनों एक हो जा रहे हैं, बैंकों का निजीकरण हो रहा है। अब कारखाने के मालिक है, जो उद्योग के मालिक है, वो अब बैंक खोल रहे हैं, बैंक का पूंजी का वो विलय हो रहा है, मतलब एकीकरण हो रहा है। तो ये एक साम्राज्य, और ये जो पूंजी है, वित्तीय पूंजी है, ये वित्तीय पूंजी सिर्फ एक जगह पे या एक देश तक सीमित नहीं है, ये वित्तीय पूंजी की निर्यात हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर वो वित्तीय पूंजी घूम रहा है, और ये वित्तीय पूंजी लोगों का शोषण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो साम्राज्यवाद का ये भी एक चरित्र है कि आज के तारीख में हम अगर देखेंगे कि हमारे देश के अंदर ये जो शेयर बाजार है, इस शेयर बाजार में किस तरीके से जो पोर्टफोलियो कैपिटल है, जिसमें कोई उत्पादन नहीं होते हैं, लेकिन वो शेयर बाजार में लगते हैं, और फिर जब उनको जरूरत होता है तब वो शेयर बाजार से अपने पैसा को वापस ले जाते हैं, और शेयर बाजार फिर एकदम से नीचे लुढ़क के आ जाता है। तो इस तरीके से एक सट्टा बाजार, ये जो सट्टा बाजार है, ये आज हमारे देश के अंदर
पूरी तरीके से हावी है, या बोल सकते हैं पूरे दुनिया के अंदर ये हावी है। साम्राज्यवाद आज उफान में है, तो साम्राज्यवाद का ये कैरेक्टर है कि वो वित्तीय पूंजी और ये सब जो आपके शेयर बाजार में जो पूंजी लग रहे हैं, ये पूंजी से वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। तो इस साम्राज्यवाद को लेनिन ने परिभाषित किया था, और भी उन्होंने 5 साम्राज्यवाद को परिभाषित करते हुए उन्होंने 5 थ्योरी उन्होंने बताया थे, क्या क्या उसका विशेषता है, 5 विशेषता उन्होंने बताए थे साम्राज्यवाद का। तो इस तरीके से इस साम्राज्यवाद के सबसे कमजोर कड़ी जो था वो सोवियत संघ था, और उन्होंने सोवियत संघ के अंदर हमला किया। हमला मतलब सोवियत संघ के अंदर सोवियत संघ के अंदर मजदूरों के आंदोलन को तेज किया, और मजदूरों के आंदोलन के माध्यम से वहां पे मजदूरों का राज वहां पे कायम किया, या समाजवादी क्रांति वहां पे कायम हुआ। दूसरा, लेनिन को हम अगर याद करेंगे तो उसके साथ साथ लेनिन की जो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण करने में लेनिन की जो समझदारी थी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी कैसे होना चाहिए, लेनिन का साफ साफ मानना था बिना क्रांतिकारी विचारधारा के कभी भी क्रांति संभव नहीं है। तो अगर आपके पास आपके कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अगर क्रांतिकारी विचारधारा नहीं है, तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी क्रांति नहीं कर सकता। वो कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अपना साइन बोर्ड लगा के चल सकता है, लेकिन वो मजदूरों का राज कभी भी कायम नहीं कर सकता। और जब इस सवाल पे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहस हुआ करता था, रशिया के अंदर, सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उस समय, जो एक तरफ लेनिन हुआ करते थे और दूसरी तरफ मार्तोव बोल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्होंने ये तर्क दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कोई मेंबर होगा और कौन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं होंगे। तो जो मार्तोव था, उनका कहना यह था कि कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर वही होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान को मानेगा, और जो कम्युनिस्ट पार्टी को नियमित रूप से चंदा देगा, यानी अपने आय का एक हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी को लेवी के रूप में देगा, उसको बोल सकता है चंदा देगा। तो ये 2 शर्त मार्तोव ने रखे थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के लिए। लेकिन लेनिन ने कहा कि नहीं, अगर हम जनता को हम अगर मजदूर वर्ग के राजनीति कर रहे हैं, हम अगर इस समाज को बदलना चाहते हैं, और ये समाज बदलने में जनता की भागीदारी होना जरूरी है, इसलिए लेनिन ने कहा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता के लिए ये 2 शर्त काफी नहीं है, उसके साथ और एक शर्त भी जोड़ना जरूरी है। तो लेनिन ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होने के लिए 3 शर्त अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। उसमें से एक शर्त यह था कि एक जो सदस्य बनेगा उसको कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम और कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान मानना होगा। दूसरा, उसको नियमित रूप से जो पार्टी निर्धारित करेगा उस हिसाब से उसको चंदा देना होगा। तीसरा, उस व्यक्ति को पार्टी के जनता के बीच में किसी न किसी रूप में काम करना होगा, जनता को संगठित करना होगा। बिना जनता के बीच में काम किए कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। ये लेनिन का पूरी तरीके से समझदारी था, और इसको लेके कम्युनिस्ट पार्टी जो रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी थे, उस पार्टी के अंदर बहस हुआ, और बहस होने के बाद ये तय हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर वो 3 जो शर्त पूरा करेगा, उस 3 शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनेंगे। तो मार्तोव का सोच ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति वांति करने की ये जो बात है, ये बकवास की बात है। कम्युनिस्ट पार्टी एक साइन बोर्ड बना रहे, डिबेट हो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, बात हो, मार्क्सवाद के सवाल पे बहस हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में क्रांति वांति करने के लिए जनता को संगठित करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप चंदा दो और ये बोलो कि हाँ मैं कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान को मानता हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को मानता हूँ, और आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो जाओ। मतलब दिखावा के लिए, मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए मार्तोव का लाइन था, जिसका खंडन लेनिन ने किया, और आखिरी में वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने लेनिन की बात को स्वीकार किया। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बाकुनिन बोल के कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे सोवियत संघ के अंदर। बाकुनिन ने एक तर्क यह दिया था कि क्योंकि मजदूर ट्रेड यूनियन में संगठित होते हैं, मजदूर अपनी आर्थिक लड़ाई को लड़ते हैं, मजदूरों को आर्थिक लड़ाई लड़ना ही काफी है,
क्योंकि मजदूर आर्थिक लड़ाई लड़के मालिकों को नुकसान पहुंचाता है या अपनी मजदूरी बढ़ा लेता है, अपने काम के घंटा कम कर लेता है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़े, मजदूर सिर्फ बात तक ही सीमित रहे, आर्थिक लड़ाई तक मजदूर सीमित रहे, राजनीतिक आंदोलन में मजदूर को हिस्सेदारी नहीं करना चाहिए। यह तर्क था बाकुनिन का, रसिया के अंदर जो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। लेनिन ने बाकुनिन के इस तर्क को पूरी तरीके से खंडन किया है और लेनिन ने कहा है कि अगर आप मजदूरों को सिर्फ ट्रेड यूनियन तक सीमित रखोगे, मजदूर अगर सिर्फ अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए लड़ेगा, मजदूर अगर अपने जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए लड़ेगा और अगर यही मांग तक मजदूर अपने आप को सीमित रखेगा, तो इसका मतलब है कि मजदूर को जिंदगी भर मालिकों के गुलाम बनाने के लिए आप मजदूरों को छोड़ दोगे, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली ही मजदूरों के शोषण के आधार पर टिका हुआ है और जब तक मजदूरों का इस पूंजीवादी समाज का खात्मा मजदूर वर्ग नहीं करेगा, समाजवादी क्रांति नहीं करेगा, तब तक मजदूरों का मालिक भले तनख्वाह बढ़ा सकता है, काम के घंटे कम कर सकते हैं, लेकिन उनका शोषण जीवन भर होते रहेगा, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में ही शोषण का जो रहस्य है वो छुपा हुआ है। तो लेनिन ने क्या कहा? लेनिन का मजदूरों की खुद की एक राजनीतिक पार्टी होना चाहिए, और क्योंकि राजनीतिक पार्टी किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे देश के अंदर हम देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, या जो दूसरे जो भी पार्टी है, वो किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस बोलिए, चाहे वो भाजपा बोलिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी बोलिए, चाहे वो तेलुगु देशम बोलिए, चाहे वो नीतीश कुमार बोलिए, वो बुनियादी रूप से हमारे देश के पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी तरीके से रसिया के अंदर जो पार्टियां हुआ करते थे, वो पार्टियां भी किसी ना किसी उस देश के किसी ना किसी शोषक वर्ग के प्रतिनिधि करने वाली पार्टियां थी। और लेनिन ने कहा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसीलिए देश के अंदर, दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी भी होना जरूरी है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग का काम करेगा, और ये कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग का हीराबल दस्ता बनेगा, यह मजदूर वर्ग का नेतृत्व करेगा। और क्यों राजनीतिक पार्टी की जरूरत है? राजनीतिक पार्टी की जरूरत इसलिए, लेनिन ने कहा, कि अगर आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आप इस शोषण राज को खत्म नहीं करोगे, इसका खात्मा आप नहीं कर पाओगे। तो राजनीतिक लड़ाई एक ट्रेड यूनियन है। मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन हमारे देश के अंदर है, क्या कोई ट्रेड यूनियन चुनाव लड़ सकता है? क्या कोई ट्रेड यूनियन कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में जा सकता है? राजनीतिक मुद्दा पे वो लड़ाई लड़ सकता है, हड़ताल कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन जब चुनाव होगा, उस चुनाव में कोई ट्रेड यूनियन हिस्सेदारी नहीं कर सकता। उसके लिए राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, और जब राजनीतिक पार्टी चुनाव में हिस्सेदारी करता है, तो इसका मतलब है मजदूर वर्ग की खुद की एक राजनीतिक पार्टी होना जरूरी है। तो जो तर्क बाकुनिन रसिया के अंदर दे रहे थे उस समय, लेनिन के समय, वो तर्क अभी हम हमारे देश में भी देखते हैं कि हमारे देश के जो शोषक वर्ग है, वो शोषक वर्ग ये तर्क देता है कि मजदूरों को राजनीति नहीं करना चाहिए, मजदूरों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होना चाहिए, मजदूरों को राजनीतिक मुद्दे पे आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये तर्क आज भी हमारे देश के अंदर जो शोषक वर्ग है, जो लूटने वाले वर्ग है, वो लोग हमारे लोगों को देते हैं, मजदूरों के बीच में ये प्रचार करते हैं। तो जो उस समय बाकुनिन रसिया के अंदर जो तर्क दे रहे थे और जिसका खंडन लेनिन ने किया था, वो बात आज भी हम हमारे देश के अंदर देख पा रहे हैं कि मौजूद है ऐसी स्थिति जो ये कहते हैं मजदूरों की राजनीति नहीं करना चाहिए। तो लेनिन ने कहा कि अगर आप सिर्फ आर्थिक लड़ाई तक मजदूरों को सीमित रखना चाहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप आजीवन मजदूरों को मालिक के गुलाम मतलब शोषण के गुलामों के जंजीरों में जकड़ के रखना चाहते हैं।
तो इसलिए बाकुनिन का ये जो तर्क था कि मजदूरों को सिर्फ आर्थिक लड़ाई तक सीमित रहना चाहिए, ये तर्क को भी लेनिन ने खंडन किया। और आखिरी में ये साबित हुआ है कि रसिया के अंदर जो क्रांति हुआ है या जो समाज बदला है, उस समाज बदलने में वहां की जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी बना के वहां पे लड़ाई लड़ा। और एक जो लड़ाई के खिलाफ उन्होंने लड़ा है वो ये है कि संसदवाद के खिलाफ। 1905 में रसिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने वहां की जो संसद हुआ करते थे, डूमा बोला जाता था, उस डूमा का बॉयकॉट किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी लेनिन के नेतृत्व में, वहां पे फिर उन्होंने संसद में 1905 में उन्होंने डूमा का बॉयकॉट किए थे। लेकिन वो जो डूमा का बॉयकॉट हुआ था, वहां पे 1917 में क्रांति हुआ था। 1905 में वहां के सांसदों का बहिष्कार किया था, क्योंकि वो जो संसद था, वो संसद में मजदूरों की बातों को कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो इसीलिए संसद का उन्होंने बहिष्कार किया था। लेकिन ये जो बहिष्कार था, संसद का बहिष्कार, ये संसद का बहिष्कार अनंत काल तक नहीं था। एक निश्चित समय के बाद फिर वहां के कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन ने ये तय किया कि नहीं, संसद के अंदर हमें जाना चाहिए, और संसद के अंदर जाके मजदूरों की जो आंदोलन है, वो आंदोलन संसद के अंदर और संसद के बाहर हमें लड़ना चाहिए, और दोनों के बीच में हमें एकीकरण करना चाहिए, तभी जाके हम मजदूरों के काम को हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और बाद में उन्होंने जाके संसद में शामिल हुए। यह हिस्सेदारी की आप बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे ऐसे भी एक तबका था जो ये कह रहे थे कि संसद में हमें नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में लेनिन की एक पुस्तक है वामपंथी अराजकता, एक बचकाना मर्च। उस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया कि ये जो सोच है, जिन लोग ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी रसिया के डूमा में हिस्सेदारी नहीं करना चाहिए, ये एक पेटी बुर्जुआ सोच है, पेटी बुर्जुआ मानसिकता वाली सोच है। वो जनता को संगठित करना, जनता को संगठित करना, और संगठित करना जो एक प्रक्रिया है, एक लंबा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में वो जाना नहीं चाहते, धैर्य के साथ जनता के बीच में जाना नहीं चाहते, धैर्य के साथ जनता को संगठित नहीं करना चाहते, धैर्य के साथ जनता को शिक्षित नहीं करना चाहते। ये पेटी बुर्जुआ मानसिकता है। और ये पेटी बुर्जुआ जो मानसिकता है, मध्यम वर्ग की जो मानसिकता है, ये मानसिकता आनन फानन में समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। जबकि क्रांति का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। क्रांति का कोई शॉर्टकट रास्ते से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। क्रांति करने के लिए आपको जनता को संगठित करना पड़ेगा, जनता को शिक्षित करना पड़ेगा। और जब आप जनता को शिक्षित करेंगे, क्रांति में जब आप जनता का हिस्सेदारी बनाएंगे, तब जाके आप समाज में क्रांति कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक लंबा प्रक्रिया है। ये लंबी प्रक्रिया से गुजर के ही आप समाज में क्रांति कर सकते हैं। जो और एक जो बात था, एक तबका जो ट्रोट्स्की पंथी हुआ करते थे, काउट्स्की पंथी लोग थे, वो बोल रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर कोई गलती करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी आत्मालोचना कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं करना चाहिए। ये तर्क था काउट्स्की ट्रोट्स्की लोगों का, ये तर्क था। लेनिन ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी गलती को जनता के सामने खुले दिल में स्वीकार करना चाहिए। ये छिपाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेही लोग हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदारी है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से अगर कोई गलती हुई है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी गलती खुले रूप से और एकदम साफ स्पष्ट रूप से अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि वो जो ट्रोट्स्की काउट्स्की लोग जो तर्क दे रहे थे, उनका तर्क ये था, अगर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी गलती को स्वीकार करेगा तो जनता के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी की जो छवि है वो छवि धूमिल होगी, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो इज्जत है वो इज्जत खराब होगी। इसलिए जनता के सामने वो आत्मालोचना करने की बात को नकार रहे थे। लेनिन ने कहा कि गलती जानबूझ के नहीं किया जाता है, गलती होता है, और गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आखिर ये गलती किस परिस्थिति में हुई है, गलती होने का क्या कारण है, और उस गलती को सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम ये काम करेंगे
तो हमें गलती को जनता के सामने खुल के रखना चाहिए। उसमें कोई छिपाने की कोई बात नहीं होना चाहिए। क्यों मानव है, हमसे गलती होगा, हम उस गलती को दुरुस्त करेंगे और उस गलती को दुरुस्त करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एक समझदारी थी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं, उस गलतियों को हम दूर नहीं करेंगे, हम आत्मालोचना नहीं करेंगे। लेनिन ने इस बात का खंडन किया और लेनिन ने कहा कि आत्मालोचना करना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी को, और उन्होंने आत्मालोचना किया है। स्टालिन ने अपने एक पुस्तक लिखा है फाउंडेशन ऑफ लेनिनिज्म करके। उस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लेनिन का जब आकलन करते हैं तो बताते हैं कि रसिया में वास्तव परिस्थिति में उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ मार्क्सवाद का सही प्रयोग किया है। ये आमतौर पे लेनिन के बारे में इस तरीके से लोग प्रचार करते हैं। स्टालिन ने इस बात का खंडन किया। स्टालिन ने बोला कि अगर आप ये बोलते हो कि रसिया के अंदर मार्क्सवाद रसिया के ठोस परिस्थिति में लेनिन ने रसिया में या सोवियत संघ में मार्क्सवाद का अमल किया है, इसका मतलब ये है कि लेनिन को आप रसिया के अंदर तक ही सीमित करके रख देना चाहते हैं। लेनिन रसिया या सोवियत संघ तक सीमित नहीं है। लेनिन ने जो साम्राज्यवाद के खिलाफ साम्राज्यवाद को जो परिभाषित किया है, साम्राज्यवाद का जो सही तस्वीर पूरे दुनिया के सामने पेश किया है, वो लेनिन की छवि पूरे दुनिया के अंदर है। लेनिन ने कहा कि लेनिन की को सिर्फ सोवियत संघ के नेता के रूप में जो लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह साजिश के तहत स्थापित करने की कोशिश हो रहा है, वो लेनिन के साथ न्याय नहीं कर रहा है, वो लेनिन के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेनिन कोई सोवियत संघ तक सीमित रहने वाले कोई नेता नहीं थे, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे पहले उन्होंने समाजवाद कायम किए। जो उन्होंने स्टालिन ने कहा कि मार्क्सवाद ही लेनिन का विचारधारा था, मार्क्सवाद को उन्होंने अमल किया। लेकिन संगठन के मामले में लेनिन ने जो आपके विचार रखे, लेनिन के जो विचार है, संगठन के मामले में लेनिन की जो सोच है, लेनिन की जो अवधारणा है, लेनिन की जो इज्म है, उस इज्म के लिए हम लेनिनिज्म बोलते हैं, लेनिनवाद बोलते हैं। लेकिन वैचारिक रूप से वो मार्क्सवाद के जो उनकी जो विचारधारा, मार्क्स की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेनिन ने अमल किया है। तो इसीलिए जब आज हम लेनिन की जयंती बना रहे हैं, हम आज ये देख रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर जिस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरे दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर जो हमला चला रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है, वो पूंजीपति पर जिस तरीके से अपने मुनाफा के हवस में हमारे देश के गरीब जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, गरीब जनता के ऊपर अधिक से अधिक बोझ डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे समय पे हम अगर लेनिन को याद कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि ये जो विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति में मजदूरों की एक राजनीतिक पार्टी होना भी जरूरी है, और वो राजनीतिक पार्टी मजदूरों का हीरा बल दस्ता होगा, मजदूरों का नेतृत्व करेगा। जिस रसिया के अंदर लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया था और उस कम्युनिस्ट पार्टी को मजदूरों का हीरा बल दस्ता बनाया था, उसी रसिया के अंदर जो टोटस्की लोग थे, जो काउट्स्की लोग थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी को मजदूरों का या जनता के पूंज बना देना, पिछड़कू बना देना चाह रहे थे। वो कहते थे कि जनता के स्वतःस्फूर्त आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए, और लेनिन का कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी जनता के स्वतःस्फूर्त आंदोलन में हिस्सेदारी करेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का काम है जनता को नेतृत्व देना, जनता के आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी को देना है, जनता के आंदोलन के पिछड़क को कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं बनना है। तो रसिया के अंदर भी वहां पे लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के आंदोलन के पिछड़क को बनाना चाहते हैं। हमारे देश में भी है ऐसे लोग जो जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के पिछड़क को बना देना चाहते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जनता के हीरा बल दस्ता, मजदूर वर्ग के हीरा बल दस्ता होता है।
मजदूर वर्ग के साथ साथ वो समाज के दूसरे शोषित जनता को संगठित करते हैं और शोषित जनता को संगठित करके वो समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, एक शोषण विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे देश के अंदर भी ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी जनता से उनका कोई रिश्ता नहीं है। स्टालिन ने कहा था एक कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के साथ जैसे मछली और पानी का संबंध होता है, वैसे कम्युनिस्ट को जनता के साथ मछली और पानी जैसा संबंध होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं मठाधीश बने हुए हैं हमारे देश के अंदर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जो साइन बोर्ड लगा के रखे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन जनता से उनका कोई संबंध नहीं है, जनता से कटे हुए वो लोग हैं। तो इसीलिए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जनता की पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की हीराबल दस्ता है, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये जो मठाधीश लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के पिछड़ंगू पार्टी बना देना चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को एक क्रांतिकारी पार्टी नहीं है जन क्रांतिकारी पार्टी बना देना चाह रहे हैं, जो तर्क मारतोम दिया करता था कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के लिए 2 शर्त पूरा करना है, ऐसे ताकत आज भी हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में हम पाएंगे। जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ऐसे एक जन पार्टी बना देना चाह रहे हैं जो किसी को भी पार्टी में शामिल करके सिर्फ कागजी खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। तो अगर हम आज लेनिन को याद कर रहे हैं, अगर कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन को याद कर रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये सब भटका हुआ है, हमारे देश के अंदर अलग अलग धड़ा के कम्युनिस्ट पार्टी है, मैं किसी विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये भटकाव है, जो भटकाव क्रांति के बदले वो जनता के पिछड़ंगू बन रहे हैं, या एक क्रांतिकारी पार्टी के जो चरित्र कम्युनिस्ट पार्टी का होना चाहिए उस क्रांतिकारी चरित्र को वो खोने लगे हैं। उस कम्युनिस्ट पार्टी का ये जिम्मेदारी है कि अगर वो लेनिन को मानते हैं, अगर वो लेनिन को याद करते हैं, अगर वो लेनिनवाद को मानते हैं, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि वो लेनिन के दिखाए हुए रास्ते पर वो चले, लेनिन के दिखाए हुए बातों पे वो अमल करे और मजदूरों के या शोषित जनता के वो नेतृत्व करे, तभी जनता कम्युनिस्ट पार्टी पे आकर्षित होंगे, तभी जनता कम्युनिस्ट पार्टी के ओर जाएंगे और तभी कम्युनिस्ट पार्टी जिस उद्देश्य के लिए आप कम्युनिस्ट पार्टी बना है वो उद्देश्य आप पूरा कर पाओगे। अन्यथा सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की साइन बोर्ड आपके लगे रहेंगे, बाकी पार्टी और आपके पार्टियों में अगर कोई अंतर लोगों के अंदर ये महसूस नहीं होगा, और वो अंतर महसूस होगा आपके लोगों के अंदर जो समझदारी है, आपकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा से आप कितने लोगों को लैस कर पाए, आप कितने लोगों को शिक्षित कर पाए। आप जनता को तभी शिक्षित कर पाएंगे या कम्युनिस्ट पार्टी जनता को तभी शिक्षित कर पाएंगे जब कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यकर्ता को शिक्षित कर पाएंगे। आप अपने कार्यकर्ता को कितनी शिक्षित कर पाए, आप अपने वो कार्यकर्ता जनता को कितना शिक्षित कर पाए, जनता को आंदोलन में कितना लेके आ पाए, इसके ऊपर निर्भर करेगा हमारे देश के कम्युनिस्ट पार्टी जो क्रांति करने के उद्देश्य से बना वो क्रांति के लिए कितना तैयार है। कम्युनिस्ट परिस्थिति क्रांति के लायक होने से क्रांति तो नहीं हो जाता है, क्रांति के लायक परिस्थिति हो सकता है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर उस क्रांति को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है तो फिर देश के अंदर फांसीवाद भी आ सकता है, अराजकता के माहौल भी पैदा हो सकता है। जैसे रोजा लुक्समबर्ग ने कहा है कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद आना अनिवार्य है, लेकिन अगर पूंजीवाद के बाद समाजवाद नहीं आया तो समाज एक अराजकता की स्थिति में भी पहुंच सकता है। रोजा लुक्समबर्ग ने फांसीवाद देख के नहीं गया था, लेकिन उन्होंने कहा अराजकतावाद आ सकता है, और फांसीवाद अराजकतावाद का ही एक रूप है। तो इसलिए हमारे देश के सामने जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन कम्युनिस्ट पार्टियों की जिम्मेदारी है कि ये जो परिस्थिति आज है, इस परिस्थिति का मुकाबला दूसरा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकता है। दूसरा कोई राजनीतिक पार्टी के अंदर वो विचारधारा ही नहीं है, वो वैचारिक समझदारी नहीं है जो इस स्थिति का मुकाबला कर सके। एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही है वो ताकत,
जो इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। वैचारिक रूप से वो ताकत एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी का है, एकमात्र मार्क्सवाद के पास ही है वो ताकत जो वैचारिक रूप से इस स्थिति का मुकाबला कर सकता है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी से हमारी उम्मीदें ज्यादा है कि ये जो एक मजदूरों के, गरीब जनता के, शोषित जनता के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न से निजात एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी दे सकता है देश के अंदर। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी है, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने जो भी कमियां हैं, जैसे लेनिन ने अपनी आत्मालोचना की बात कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी गलतियों की आत्मालोचना करना चाहिए, और वो आलोचना इसलिए भी करना चाहिए कि क्यों वो गलतियां हुआ है, किस परिस्थिति में गलतियां हुआ है। तो अगर कोई गलतियां है, गलतियां तो है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, त्रुटियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, तभी तो ये अच्छी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एकमात्र देश के अंदर एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है जो अपनी गलतियों को सुधारती है, सुधारने के लिए काम करती है। इसलिए तो कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी अपने अंदर दुरुस्तीकरण अभियान चलाती है। तो इसीलिए ताकि उसके अंदर जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो भटकाव, उस भटकाव को दूर कर सके। लेकिन यह सिर्फ कागजों तक नहीं होना चाहिए। आप दुरुस्तीकरण अभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है, आप चलाइए, लेकिन यह दुरुस्तीकरण सिर्फ दिखाने के लिए या कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह दुरुस्तीकरण सही मायने में आपके पार्टी के अंदर या कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लागू हो, उसको सख्ती से अगर आप अमल करेंगे तब दुरुस्तीकरण के जो आप दस्तावेज तैयार कर रहे हैं या जो दुरुस्तीकरण के कागज आप तैयार कर रहे हैं वो सही मायने में आप लागू कर पाएंगे। तो इसीलिए लेनिन को याद करने का मतलब है कि हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं, हम सर्वहारा वर्ग की क्रांति चाहते हैं, हम शोषण विहीन समाज स्थापित करना चाहते हैं, हम पूंजीवादी जो उत्पादन में जो शोषण होता है उस शोषण का हम खात्मा करना चाहते हैं। तो लेनिन की ये जो और तो इसीलिए आज लेनिन की जयंती में हम लेनिन को याद कर रहे हैं। लेनिन को याद हम इसलिए कर रहे हैं कि हम समाजवाद समाज में कायम हो, ये हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मजदूरों का राज कायम हो, ये हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पे एक इंसान द्वारा इंसान की जो शोषण है, इस शोषण का खात्मा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।